वेलकम एस्पिरेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम एस्टेट 2025 के टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट पोर्शन है, जो 60 मार्क्स का जो सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, हम उसकी प्रिपरेशन पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला फोकस हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में यही रहेगा कि आपको क्लास 6 to 10 की जो इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक है उसको आपको एक एक स्टोरी है, एक एक पोएम है, उसे अच्छी तरह करना है। आपको जितनी भी स्टोरीज़ हैं और पोएम्स हैं उनके ऑथर्स और पोइट्स पता होने चाहिए, साथ साथ उनकी जो प्लॉट है यानी उसकी स्टोरी, उसके कैरेक्टर्स, मेन चीज़ें। मेन के अलावा आपको और चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें पिछले जो पहले एस्टेट हुआ करते थे तो उसमें इतनी डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। तो पहले क्या होता था, एक कोई पोएम दे दी गई और उसका पोइट पूछ लिया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टोरीज़ की जो भी स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, उनकी थीम्स, उनके कैरेक्टर्स, जो स्टोरीज़ की बात कर रहा हूँ उनके कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है क्लास 6 to 10 की सारी जो एनसीईआरटी है यानी इंग्लिश की, कई इंग्लिश की जो एनसीईआरटी है वो एक क्लास में दो भी है। यानी एक तो मेन बुक होगी, एक सप्लीमेंट्री जो बुक कहते हैं उसको भी पढ़ना है, क्योंकि उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। अभी जो 2024 वाला पेपर था उसमें भी सप्लीमेंट्री रीडर से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो आप 6 to 10 की एनसीईआरटी सबसे पहले, अगर आप इस एग्ज़ाम को लेके आपकी सीरियसनेस है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक्स ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है, और 6 to 10 कंप्लीट कर देंगे। और ये ध्यान रखना है कि आप साथ साथ, ताकि आपकी तैयारी ब्रॉड बेस्ड हो, यानी आप इस तरह से प्रिपरेशन करें कि अगर एग्ज़ाम थोड़ा सा हट के आता है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल आता है, आप फिर भी आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो फेल ना हो। इसलिए आप उसकी ग्रामर एक्सरसाइजेज, जो स्टोरीज़ है, पोइट्स हैं, उनके बाद जो आप जैसे क्वेश्चन एक चैप्टर के बाद उसकी एक्सरसाइज दी जाती है और कुछ ग्रामर के टॉपिक्स भी दिए जाते हैं, उन्हें भी आप कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका साथ साथ ग्रामर पोर्शन भी आएगा, हम उस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो सबसे पहला हमारा, अगर हम इन शॉर्ट बात करें कि 6 to 10 की एनसीईआरटी इंग्लिश की कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रामर। जैसा कि आपको पता ही है, इंग्लिश में ग्रामर एक कोर टॉपिक है। ग्रामर के बिना इंग्लिश ना तो बोली जा सकती है, ठीक है, ना लिखी जा सकती है। और आप एज एन इंग्लिश टीचर आपको क्या करना है, बच्चों की इंग्लिश करेक्ट करनी है, आपको बच्चों को इंग्लिश सिखाना है, तो उससे पहले आपको खुद ग्रामर के टॉपिक्स आपको टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पर मेंशन किए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा फर्स्ट है टेंस। टेंस पे इस 2024 में बहुत क्वेश्चंस आए हैं। नाउन तो सबसे पहला टॉपिक ही है, एडजेक्टिव को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन भी काफ़ी इजी है, आप ध्यान दीजिए, बस ध्यान देने वाली बात है, बेसिक जो चीज़ें हैं उसे समझिए। उसके बाद प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में जैसे इन, फॉर, ऑफ, इनका यूजेज। ठीक है, विद। उसके बाद है क्लोजेस। क्लोजेस में टाइप्स ऑफ क्लोजेस, जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि नाउन क्लोज है या फिर एडवर्ब क्लोज है या फिर एडजेक्टिव क्लोज है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल्स ए एंड द। आप पढ़ते ही आए हो, इसकी ये काफ़ी छोटा टॉपिक है और इसको आप मास्टर कर लीजिए, इग्नोर करना तो बनता भी नहीं है। ठीक है, जिरंड, वो भी इम्पोर्टेंट है। मोडाल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इस पे बहुत इस बार कुछ क्वेश्चंस आए हैं इसमें कि आपको आइडेंटिफाई करना है ये सब्जेक्ट क्या है, एक सेंटेंस में उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, फिर वर्ब क्या है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसकी कॉम्प्लीमेंट पूछ ली। मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, आप तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं।
आपको अंधेरे में तीर बिल्कुल भी नहीं मारना, ठीक है। तो मैं जो एक बुक रिकमेंड करता हूँ, मैं जो खुद भी पढ़ता हूँ, जो मतलब मैंने शुरुआत की थी अपनी प्रिपरेशन में, तो रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर की बुक है। वो काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में है बुक, और जो टॉपिक्स है सब कवर करती है, कुछ भी छोड़ती नहीं है। तो आप ये बुक रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। अगला हमारा है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी जो 2024 वाला क्वेश्चन पे जो पेपर है, उसमें ग्रामर ट्रांसलेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे ग्रामर ट्रांसलेशन डायरेक्ट मेथड पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। बायलिंगुअल मेथड्स के बारे में, बायलिंगुअल मेथड क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल मेथड, जो टीचिंग के मेथड्स हैं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने के कोई एक तरीका तो है नहीं, उसके काफ़ी तरीके हैं। तो आपको उन सब तरीक़ों की, आपको उसकी मेन फीचर्स, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस और उनका फोकस एरिया, कि वो किन चीज़ों पर फोकस करते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। और भी काफ़ी मेथड्स हैं, मैंने ये आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए, कि आपको समझ आ जाए कि आपको जाना कहाँ है, आपको एक एक इन शॉर्ट आपको एक जर्नी पता चल जाए कि उसका मैप क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, प्रोज और पोइट्री। प्रोज जैसे कि जो स्टेटमेंट बेस्ड लैंग्वेजेस होती है, जो एक तो पोइट्री होती है जिसमें कम शब्दों में ज़्यादा बात कह रहती है। प्रोज जिस भाषा का हम यूज़ करते हैं, जिस तरह की भाषा, जैसे मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूँ वो प्रोज भाषा है। पोइट्री की जिसमें मेलोडी होगी, रिदम हो गया, ठीक है। इनका कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, एक प्रोज आता है और एक पोइट्री, और फिर आपको उनको पढ़ के आंसर करना पड़ता है, ठीक है। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि आप स्कूल के टाइम से आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन का मेन मोटिव क्या होता है, वो क्या चेक करता है, आपकी रीडिंग स्किल, कि आपकी जो पढ़ने की जो कैपेबिलिटी है, आपकी पढ़ने की एबिलिटी है इंग्लिश को, ठीक है। आप जो लाइन्स हैं उनको कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी प्रोनाउंसिएशन आपको पता है, और जो पढ़ा हुआ है आपको उसको एनालाइज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कॉम्प्रीहेंशन में होता ही है, आपको उसको पढ़ के उसके आंसर देने चाहिए। मैं जनरली कॉम्प्रिहेंशन को फ्री के मार्क्स बोलता हूँ, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी पढ़ के अलग से प्रिपेयर करके नहीं जाना, आपको बस आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, जितनी भी स्टोरीज़ एनसीईआरटी की खुद से पढ़िए। कोशिश ये करो, अगर जैसे इस वक्त अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास काफ़ी एम्पल टाइम है प्रिपरेशन का। 2000 जो दिसंबर या जनवरी में पेपर हुआ है स्टेट का, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी कंप्लीट स्टोरीज़ को पढ़िए। आप उसे इंजॉय भी कर सकते हैं, इंजॉय करते करते पढ़िए। समरीज़ की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके पास टाइम कम हो, ठीक है। मैं आपको मतलब रिकमेंड करूँगा कि आप कंप्लीट स्टोरीज़ पढ़िए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पोएट्री सेशन है, जो पोएट्री का सेक्शन है, उसमें क्या करना है आपको, जो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपने कुछ सुनी भी होगी, मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपोइया, इस तरह की जो लिटरेरी डिवाइसेस है उसको आपको पता होना चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रही है उस पोइट्री की लाइंस में जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। एक आप ये भी ध्यान रखिए, हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें बात करेंगे। तो अगला हमारा इम्पोर्टेंट जो एक फीचर है वो है वोकेबलरी। वोकेबलरी इंग्लिश का ऐसा पार्ट है जो स्पेसिफिकली कहीं उसका नाम मेंशन नहीं होता, पर जितनी भी हमारी जो फोकस है हमारा इंग्लिश में, वो वोकेबलरी बेस्ड है। अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग समझ आ रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आप पढ़ने को इंजॉय करते हो, रीडिंग को, आप फिक्शन पढ़ रहे हो, तो वोकेबलरी को आपको इम्प्रूव करना ही है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, या फिर द हिंदू। अगर द हिंदू मुश्किल लगता है तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। और अगर आपके पास ये पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैं सिर्फ आपको कहूँगा एनसीईआरटी को कंप्लीट जो स्टोरीज़ हैं उन्हें पढ़ते रहिए। आपके काफ़ी सारे वर्ड्स वहीं से आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी कोर है आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो और एक और बात, वोकेबलरी में आपको सिनोनिम्स, जैसे सिनोनिम्स का मतलब कहता है सेम मीनिंग, वर्ड्स विद सेम मीनिंग,
उन्हें आपको पता होना चाहिए एंटोनियम्स यानी उनके अपोजिट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। ईडियम एंड फ्रेजेस, ईडियम यानी मुहावरे, लोकोक्तियाँ। ईडियम्स एंड फ्रेजेस ये भी इंपॉर्टेंट जहाँ से भी आपको कोई इंपॉर्टेंट ईडियम, कोई मुहावरा मिले, आप उसे लिख लो और कोशिश करो कि आप अपनी अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो उन ईडियम्स को यूज़ करो, उन वर्ड्स को अपनी जो डेली कम्युनिकेशन है उसे यूज़ करो, क्योंकि जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, उन्हें हमें बहुत परेशानी नहीं होती उन्हें याद करने में। तो कोशिश कीजिए जो आप पढ़ते हो उसे यूटिलाइज़ करो, उसे उसका प्रैक्टिकल जिसे एग्जीक्यूशन कहते हैं ना, वो करो आप। ठीक है, ये जो कुछ चीज़ें हैं यही था। आप इन चीज़ों पे ध्यान दो, आपका जो 60 मार्क्स का जो एस्टेट है वो आराम से क्लियर होगा। कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है एस्टेट। ठीक है, आपके जो 60 मार्क्स के आप काफ़ी कुछ स्कोर कर लोगे। और मैं आपको एक और बात बोलना चाहूँगा, जो 150 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें से अगर आप 60 में से काफ़ी क्वेश्चंस अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपकी पेपर क्लियर करने की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप जैसे एक स्पेसिफिक, जैसे आप इंग्लिश के टीचर बनना चाह रहे हो तो आपका फोकस इंग्लिश पे रहेगा, तो हो सकता है आपकी मैथ्स कमज़ोर हो, क्योंकि ज़्यादातर जो ह्यूमैनिटीज़ इंग्लिश के स्टूडेंट, उनकी मैथ जनरली, मतलब फिक्स रूल नहीं है, पर उनकी मैथ्स कमज़ोर होती है। तो आप मैथ सेक्शन को थोड़ा इग्नोर कर दो, चल जाएगा, पर आप इंग्लिश में से आपको मार्क्स खींचने पड़ेंगे। आप कोशिश कीजिए कि यहाँ से आप मार्क्स अच्छे स्कोर कर लीजिए ताकि मैथ्स की कमी पूरी हो जाए। अगर आपको हरियाणा जो कि कम आती है तो उसकी भी कमी पूरी हो जाए। तो कहने का ये मतलब है कि इन 60 मार्क्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये तो आपका एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, ठीक है, इसको तो आप क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ जिसके बेस पे आपको जॉब मिलेगी, उसमें लगभग लगभग 80%, 70-80% या उससे ज़्यादा भी, उसमें आपसे इंग्लिश आपकी टेस्ट होगी। इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, एनसीईआरटी हो सकता है, लिटरेचर। ठीक है, तो उन चीज़ों पे आपको टेस्ट किया जाएगा। तो आप अपने सब्जेक्ट को किसी भी कॉस्ट पर इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, तो यही था। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चल।